माई सेल्फ मिस्टर ए के बाबा, और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2022 वाले जो परीक्षा देने वाले बच्चे उनके लिए ग्रामर सेशन का ये चैप्टर है। ठीक है, ग्रामर सेशन का चैप्टर है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कि मैं ये इसलिए उन बच्चों के लिए है ये जो ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे और जिनका सिलेबस छूट गया था, बस ये आखिरी बचा हुआ था जहाँ जहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे 12th का 2022 का सिर्फ एक ये वाला चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रामर का मॉडल एक्जुलरी वर्ब में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आराम आराम से देख लीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी उसको आराम से आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, लॉकडाउन की वजह से ऐसी परेशानी हुई है, कोई बात नहीं, फिर भी मज़े से हम तैयारी कर लेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब। ओके, एक्जुलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो पहले, एक्जुलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया दिख रहा है ना, पॉज करो। चलिए, अब ये हो गया सहायक क्रिया। ठीक है, एक्जुलरी वर्ब का मतलब हो जाएगा सहायक क्रिया। कहता है कि जिस वर्ब में अपना कोई प्रभाव न रहे, अपना खुद, है ना, ऐसा वर्ब ही है जेकर अपन खुद नहीं है लेकिन ये दूसरा के साथ लग करके अपन काम बना लेता है। ठीक है, लेकिन मुख्य वर्ब के साथ मिलकर टेंस के बनने में सहायता करते, ये ध्यान देना होगा। ओके, इसी को एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या यूं कहें सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। अब जैसे भी लिखा हुआ है सी इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे इज हो जाएगा जो आपका एक्जुलरी वर्ब हो जाएगा। अब अगला देखिए, कहता है कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कहता हैव हो जाएगा आपका एक्जुलरी वर्ब। कोई दिक्कत? आइए, कहता है कि लिस्ट ऑफ एक्जुलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब टोटल लगभग 26 माने जाते हैं। ठीक है, इनका डिवाइडेशन किया गया है, कैसे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। फटाफट देख जाइए, बी हैव डू। ओके, इनको कैसे बांटा गया, तो बी में आ जाएगा एम, इज, आर, बाज और बेयर। इज एम आर का यूज आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, बाज बेयर का पढ़े होंगे पास्ट टेंस में। ठीक है, हैव, हैज और हैड, डू और डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, माई, माइट, मस्ट, हैव टू, एम टू, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। ये लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल के टोटल होंगे तो 26 होंगे। काउंट कर लीजिए सट्टा सट्टा आप लोग। ओके, अब जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी वो प्लीज़ खींच लें। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ऑफलाइन की तरह पढ़ाई करूँ तो एक ऑप्शन है आपके पास, आराम से कॉपी और कलम खोल के बैठल रहो। ठीक है, आज सिखा कर कहीं छोड़ूंगा मैं, है ना। ऑनलाइन में भी कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो करो, सिर्फ कॉपी निकालो, निकालो ना यार, कॉपी आ जाओ ना, लेकर आओ ना दौड़ करके, चलो लेकर के आओ दौड़ के। ठीक है, चलो ले आए। अब यो नहीं सुना तुम रे, चट्टा ला करके बैठा लो, जैसे से बोलो उसे लिखते जाओ सटासट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब क्या है वो मैं लिखवा दिया, यहाँ पे लिख लो सटासट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने 2 दे दिया, लिस्ट यानी कितने टाइप के होते हैं वो बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक्जुलरी वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए सटासट वीडियो के साथ। आइए देखते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक्सेप्शन चले आते हैं, क्योंकि पहला कुछ ग्रामेरियंस कह देते हैं, कुछ ग्रामेरियंस ने वर्ब को 2 भागों में बांट दिया, है ना, और कुछ ग्रामेरियंस ने 3 भागों में बांट दिया। ओके, ठीक है सब कुछ ना। आइए वापस, तो पहला जो 2 भागों में बांटा उसमें प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब आ जाता है ना, मॉडल एक्जुलरी वर्ब आता है। लेकिन फिर जिन ग्रामेरियंस ने, ग्रामेरियंस का मतलब होता है विद्वान, है ना, तो जिन विद्वानों ने 3 भागों में बांटा उसमें प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब आया, या उसी को प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं। फिर मोडाल एक्जुलरी वर्ब आया, फिर सेमी मोडाल एक्जुलरी वर्ब, या यूँ कहें कि मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब। ये 3 टाइप्स के
दो बार इनको ग्रामेरियंस ने बांटा है। सबसे पहला में प्राइमरी और मॉडल, यही हम लोगों को ज़्यादा मेन पढ़ना होता है, ठीक है ना। ये कुछ एडवांस लेवल का नॉलेज मैं दे दे रहा हूँ। सेमी मॉडल, एक्सुलरी और मार्जिन वाला जो है ये वाला है ना, ये वाला है जो तीसरा रूप जो है इसका, ये थोड़ा सा एडवांस कुछ बुक्स में दिया जाता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब जो दिया गया है, प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब है ना, प्रधान हेल्पिंग वर्ब या प्रधान सहायक क्रिया जो है, जो दूसरे क्रियाओं के साथ टेंस, पैसिव फॉर्म आदि बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये कौन कौन है, तो पहला में बी, दूसरा में डू, तीसरा में हैव, ओके। बी में इज एम आर आ जाएगा, वाज वेयर आ जाएगा, वाज वेयर इज एम आर फिनिट वर्ब होते हैं। बी में बी, बेइंग, बीन जो है ये सब नॉन फिनिट फॉर्म आ जाते हैं, ओके। फिर डू में डू, डज, डिड आ जाएगा। हैव में हैव, हैज और हैड आ जाएगा, ठीक है। अगला हम जानते हैं दूसरा में जानते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन आता है, ओके। फटाफट देखते चलते हैं, ठीक है। आइए अब जानते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब कौन कौन होता है। तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, माई, मस्ट, मस्ट और टू, यूज टू, नीड, डेयर, ठीक है। ये हो गए मॉडल वर्ब, उससे पहले मैंने बता दिया आपका। अब जानते हैं इसमें कौन कौन सा भेदभाव, क्या क्या डिफरेंट क्या था, व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब एंड मॉडल एक्सुलरी वर्ब, ओके। यानी क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या भेदभाव है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में और मॉडल एक्सुलरी वर्ब में। सबसे पहला भेद इसमें क्या होता है, द फर्स्ट डिफरेंट ऑफ प्राइमरी, इसमें पहला क्या है कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। मेन प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब भी बन सकता है, ये ध्यान देना है। लेकिन मॉडल एक्सुलरी वर्ब जो है वो कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता है, ये ध्यान देना होगा। फिर से, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकता है, लेकिन मॉडल एक्सुलरी वर्ब जो है वो कभी भी वो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता है, ठीक है। प्राइमरी है ना, प्राइमरी जो है वो बन जाएगा मेन वर्ब, लेकिन मॉडल जो है वो कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता है। इसका रूप पर्सन और नंबर के अनुसार बदल सकता है, जैसे आई है तो आइम हो जाएगा, है ना, यू है तो आर हो जाएगा, हो सकता है इसमें चेंज, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ही के साथ बिल लगा दिए, आई के साथ भी बिल लगा दिए, कोई टेंशन नहीं है। ई ब्याह जब भी करेगा तो इसका रूप बदलेगा, इसका रूप बदल जाएगा, लेकिन ये कोई के साथ ब्याह करके इसका रूप बदलने वाला नहीं है। तीसरा कहता है कि बी, डू, हैव के पहले टू लगा करके इसको इन्फिनिटी बना सकते हैं। फिर से, बी रहेगा, डू रहेगा, हैव रहेगा, इनके पहले टू का प्रयोग करके इसको इन्फिनिटी बना सकते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटिव क्या है जो मैंने ऑफलाइन बता दिया है, अगर नहीं समझा तो हमको कमेंट कीजिएगा, इन्फिनिटिव का मतलब मैं बता दूंगा। फिर से, बी, डू, हैव के साथ टू हम लगा सकते हैं, आराम से इसको इन्फिनिटिव बना सकते हैं। लेकिन किसी भी मॉडल एक्सुलरी वर्ब के पहले आप किसी भी हालत में टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला चौथा नंबर में क्या कहता है कि बी और हैव के साथ साथ हम आईएनजी भी लगा सकते हैं। बी के साथ और हैव के साथ आईएनजी का फॉर्म लग सकता है, लेकिन किसी भी मॉडल एक्सुलरी वर्ब में आप कोई भी आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं किस किस का कैसे कैसे यूज होता है जो, ओके। आइए फटाफट देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ द यूज ऑफ सम मॉडल। अब जितने भी मॉडल हैं उनका यूज कहाँ पे किया जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो ताकि मैं समझा पाऊँ ठीक से। पूरा क्लीन दिखाई जा रहा है ना, मेरे वजह से कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको या पॉज करके रोक के लिख लो सारा कुछ। अब मैं कुछ समझा रहा हूँ, समझो पड़े, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ यूज ऑफ सेल एंड बिल, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल का यूज और बिल का यूज, ठीक है। तो सबसे पहला नियम यहाँ पे देखो कितना सुंदर से लिखा हुआ है कि यदि किसी भविष्य की घटना का केवल साधारण रूप में ही वर्णन करना हो, जैसे कोई ऐसी घटना हो जो भविष्य में होने वाली है या हो गई है ना, भविष्य की घटना का, अब उसको साधारण रूप से अगर दिखाना होगा, ठीक है, तो सेल का प्रयोग करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। तब क्या प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। अगर साधारण हो घटना, है ना, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम सेल का यूज करेंगे, ओके।
और अगर यही सेम टू सेम बात ऐसा हो जाएगा तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए फिर बिल का प्रयोग कर लेंगे यही बात में। यानी कैसे, यदि किसी भविष्य की घटना का केवल साधारण रूप में ही वर्णन करना हो तो ठीक है, तो अब सेकेंड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए बिल का प्रयोग करेंगे। ये हो गया दूसरा टॉपिक आपका। ओके, फिर दूसरा टॉपिक इसके हिसाब से दो टॉपिक यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर दूसरा टॉपिक हो रहा है। ओके, अगला कहता है कि यदि वाक्य में किसी भविष्य संबंधी आदेश यानी कमांड है ना, प्रॉमिस, प्रण, श्योर वगैरह, निश्चय, डिटर्मिनेशन या थ्रेट, धमकी रुको वीडियो, आइए, थ्रेट वगैरह अगर आदि का वर्णन किया हुआ रहे तो फर्स्ट पर्सन के लिए अब बिल का प्रयोग करेंगे, फिर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए सेकेंड का प्रयोग करेंगे। फिर से अगर मान लिया जाए कि कोई वाक्य है जो भविष्य में है, ठीक है, और उसमें कमांड दिखाया जा रहा है, प्रोमिस दिखाया जा रहा है, डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा है, या थ्रेट दिखाया जा रहा है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, सेल के जगह पर बिल का यूज हो जाएगा। मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं, अगर किसी की घटना सामान्य रूप से हो, साधारण अगर रहे, है ना, साधारण बिल्कुल सामान्य सा कोई बात रहे, तब हम लगाएंगे सेल का प्रयोग करेंगे। ओके, लेकिन जब ये बातें कहीं पे कमांडिंग की बात, कहीं पे प्रोमिस की बात हो, कहीं पे डिटर्मिनेशन की बात हो या थ्रेट की बात हो, धमकी दिया जा रहा हो, तब वहां पे सेल के जगह पर बिल का प्रयोग कर दें और सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए सेल का यूज कर दें। अब फिर से इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो कैसे। यदि वाक्य में किसी भविष्य संबंधी आदेश, कमांड, प्राण, है ना, या प्रोमिस, निश्चय, डिटर्मिनेशन, धमकी, थ्रेट आदि का वर्णन हो, तब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए सेल का प्रयोग करें। आप इस तरीके से कॉपी में बना के लिखें अपने आप, ठीक है। यहां से फिर मेरा यहाँ पे चौथा लाइन हो जाएगा, अगर इसको दूसरा लेकर आप चलते हो तो 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे मेरे हिसाब से तीसरा लाइन में क्या कहता है कि यदि वक्ता अपने किसी भविष्य संबंधी उद्देश्य का यानी इंटेंशन का, है ना, प्रकट करना चाहते हो, माने बोलने वाला, है ना, तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे। ओके, किसका प्रयोग करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अगला चौथा क्या कहता है कि सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। सेल का प्रयोग इंट्रोगेटिव में करें, सेल का प्रयोग किसमें करें, इंट्रोगेटिव। जैसे लिखा हुआ है सेल आई बी अलाउड टू स्टे देयर, क्या वहां पर मुझे रुकने की अनुमति दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में इंट्रोगेटिव पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, कि क्या, तो सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या बिल का यूज नहीं करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। बिल का प्रयोग सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तब करना है, ठीक है ना। फिर से बिल का प्रयोग कब करेंगे, जब थर्ड पर्सन रहे या आपका, है ना, सेकंड पर्सन रहे या थर्ड पर्सन रहे, तब बिल का प्रयोग करेंगे। ओके, और जब फर्स्ट पर्सन रहे, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट पर्सन रहे, तब सेल का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव में सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन रहे, तब बिल का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत, आगे के नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं जल्दी जल्दी। ओके, आइए, अब यहाँ पे पांचवा रूल बचा हुआ था, देखिए कहता है कि कुछ कुछ में सिर्फ सेल का ही प्रयोग होगा। हाँ भाई, ध्यान रखना, कैसे कैसे में भाई। तो पहला में है कि अगर क्वेश्चन टैग वाला में है ना, तो उसमें सेल लगेगा। सजेशन यानी सुझाव दिया हो तब भी सेल लगेगा। ऑर्डर रहे या निर्देश रहे यानी इंस्ट्रक्शंस रहे, है ना, या रिक्वेस्ट रहे, तो इन सभी में सिर्फ और सिर्फ सेल का प्रयोग होगा। अगर स्पेकुलेशंस रहे यानी अनुमान रहे, है ना, कि मतलब जैसे लिखा हुआ है व्हाट शैल आई डू इन कोलकाता फॉर अ वीक, में एक सप्ताह तक कलकत्ता में क्या करूँगा, तो ये क्या है, अनुमान है, स्पेकुलेशन है। तो इस तरीके का सेंटेंस जब रहेगा तब इस सब में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, सेल का प्रयोग होगा। अब आते हैं वुड और शुड में अंतर किया है। सबसे पहला बिल का पास्ट होता है ना, वुड। अब दूसरा में कहता है कि प्रार्थना, अगर मतलब प्रे टाइप का रहे वाक्य, है ना, वुड यू क्लोज द विंडो, कृपया खिड़की बंद कर दीजिए। शर्त रहे, है ना, तो शर्त वाला बात है ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करते ही तो पास कर देते ही, लेकिन शर्त था कि मेहनत करते छो तो पास कर देते की, है कि नहीं। शुड का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो उपदेश वाचक, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, है ना, धूम्रपान व धुआं धोड़ी वाले से बंद कर दो। संभावना होप टाइप का अगर क्वेश्चन रहे, द शुड बी हेयर वाउ बाई नाउ, या नैतिक फर्ज दिखाए
तब भी, और सेल का पास्ट होता है शुड, ये ध्यान देना होगा। तो बिल और शुड का काम खत्म हो चुका है, सेल और बिल का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं सटासट कि अगला कैसे कैसे होगा जो, ओके। आइए अब हम कैन और कुड का प्रयोग जानते हैं, ठीक है। कैन और कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा वो देख लो आराम आराम से, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखा हूं कैन का प्रयोग। तो कैन का प्रयोग किन हालातों में करेंगे, तो योग्यता अगर रहेगा, इजाजत रहेगा, संभावना रहेगा, परमिशन रहेगा, ठीक है। योग्यता रहेगा, संभावना रहेगा, इजाजत रहेगा और परमिशन रहेगा, तब हम इन सब हालतों में कैन का प्रयोग करेंगे, ओके। यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग किया जा सकता है। परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग किया सकता, कैन आई कम इन सर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, उसको ध्यान से देख लेना कि अगर मान लिया जाए कि कैन भी आपको दिया हो और मैं भी दिया हो, ये दो आपको सेंटेंस दिया हो और लग रहा हो सेंटेंस से कि इसमें परमिशन लेने की बात कही जा रही है, तो आपको मैं भरना है, ये ध्यान रखना। आप लोग बचपन से याद करते होंगे, मे आई कम इन सर बोलते थे, मे आई गो टू आउट सर बोलते थे। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैन में और मे में जो होता है वो मे ही होता है, इसलिए सबसे पहले आप इसी का यूज करना, ओके बेटा। पहले मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर योग्यता दिखाई दे, योग्यता का मतलब शी कैन डांस वेरी वेल, है ना। यहाँ पर आप किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि वो डांस बड़ी अच्छी कर रही है, ओके। तो योग्यता दिखा रहा है, इसमें इजाजत दिखा रहा है। इजाजत का मतलब आप दे रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, एक तरीके से इजाजत दे रहे हो कि हाँ ठीक है, यू कैन गो होम नाउ, ठीक है अब तुम चल जाओ अपन घरे। तो इजाजत टाइप का लगे, संभावना टाइप का लगे, है ना, होप टाइप का लगे, ऐसा सेंटेंस में कुछ भी लगे तो कैन का यूज कर लेना, ओके। अब सेकंड में मैं दिखा रहा हूं कुड का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, कहां कहां पे करेंगे। तो अगर शर्त रहे, लगे आपको कि चैलेंज हो, शर्त टाइप का लगे, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, है कि नहीं, इसमें देखिए कुछ चैलेंज टाइप का लग रहा है ना, तो आप ये इसका कुड का प्रयोग कर लेना। अगर कहीं कहीं पे प्रार्थना दिखाई दे, जैसे आप किसी को कह रहे हो कुड यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, है ना, तुम एक आध ग्लास पानी हमारा लिए में, तब आप जब किसी को प्रार्थना कर रहे हो, रिक्वेस्ट टाइप का आपको लगे तो कुड का प्रयोग करना। अगर आपको संभावना टाइप के लगे, ठीक है, तो आप बोलिएगा कि आई सर संभावना तो कैन में भी लग रहा है और कुड में भी लग रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से दिक्कत लगे आपको तो सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग कर लेना, कुड का ही सबसे ज़्यादा अच्छा प्रयोग होता है। जैसे ही कुड बी एनीवेयर नाउ, है ना, इसमें हमको संभावना दिखाई दे रही है, तो जहाँ जहाँ पे संभावना टाइप का दिखाई दे वहाँ वहाँ पे कुड का प्रयोग करें। अगर संभावना टाइप का लगे कैन और कुड में कुड का प्रयोग करना है, संभावना टाइप का लगे कैन और कुड में कुड का प्रयोग करना है, क्योंकि कुड सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, ओके। आगे वापस पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे भागिए। अब देखिए मैं और माइट का प्रयोग, ओके। अब इन दोनों में जैसे कैन में और मे में सबसे ज्यादा पावरफुल मे हो जाएगा, है ना, कैन में कुड में सबसे ज्यादा पावरफुल कुड हो जाएगा। उसी तरीके से मे और माइट में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जो माइट होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट करके, ओके। इस लाइन को मैं बाद में पढ़ूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि मे का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो अगर अनुमति लेना हो, जैसे अभी बताया था मे आई कम इन सर, मे आई गो टू आउट सर, है ना, अनुमति लेना हो तब हम ले सकते हैं माय का प्रयोग। संभावना दिखाई देती हो, है ना, इसमें भी संभावना है उसमें भी संभावना है, ठीक है ना। अगर आपको संभावना दिखाई दे रही हो और इच्छा दिखाई दे रही हो, है कि नहीं, इसमें देख रहे हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मैं चाहता हूं, है ना, कि तुम खूब लंबा दिन तक जियो, तो इच्छा दिखाई दे रही है, इसमें माइट का प्रयोग। भावी संभावना हो या इजाजत लेना हो, एक चीज ध्यान रखना, आप सबको इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो हड़बड़ाइएगा नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया है कि अगर आपको मे में और माइट में प्रॉब्लम लगे तो सबसे ज्यादा माइट होता है जो पावरफुल होता है। अगर आप कहेगा सर क्या कैन कुड से ही पावरफुल होता है, तो यस बेटा, हाँ, माइट जो होता है इन सबसे पावरफुल होता है। अगर इन सब में चारुन में मान ले कैन कुड माई और माइट दे देवे, आपको ऐसा कुछ लगे, संभावना टाइप का लग रहा है आपको, है ना,
तो आप सबसे ज्यादा माइट का प्रयोग करें। ओके, अगर मान लीजिए कि इजाजत भी लेना हो और कैन कुड माई मस्ट में दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा माइट का ही प्रयोग कर देना। ओके, कोई हड़बड़ाना नहीं है, आराम से। मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, मैं सारा का सारा रूल्स आपको बता दे रहा हूं, कॉपी कलम खोल के बैठे रहना, ठीक है। आज सकरात की सुबह है ना, तो मजे से पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान रखना। इसलिए चूड़ा दही खाओ, आप खूब से कॉपी किताब खोलो, अब पढ़ो। जहां जहां पे आपको रूल्स बताई जा रही है उसको फॉलो करो, कॉपी में नोट्स करो, जो जो मैं ओरल बोल रहा हूं उसको बाकी जो लिखा हो उसका स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाना। ओके, करना क्या है कि आपको रूल को फॉलो करना है, रूल को दिमाग में फिट कर लेना है। उसके बाद में जब ऑब्जेक्टिव दूंगा तो क्वेश्चन टाइप को समझ करके खुद मार लेना। ओके, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते जाओ। आइए, अब यहाँ पे मस्ट का प्रयोग जानते हैं। मस्ट आप लोग वैसे भी बोलचाल की भाषा में या स्पोकन इंग्लिश में भी मस्ट बड़ी यूज होता है ना। मस्ट माने देखिएगा, मस्ट एकदम मस्ट जरूरी चीज होता है, ठीक है ना। मस्ट अगर उपदेशक सूचक मान ले कि उपदेश दिखाई दे रहा है, जैसे कहते हैं कि यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, है ना, उपदेश दे रहे हैं कि तुम अच्छा डॉक्टर से मिलो ना यार, उपदेश दिया जा रहा है। अगर उपदेश टाइप कर लगे तो हम मस्ट का यूज करेंगे। अगर आवश्यक सूचना रहे, जैसे कहते हैं कि द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स डेली, है ना, सभी बच्चों को बोला जा रहा है एकदम किताब अपन लेके आना, एकदम सूचना दे रहे हैं। आप किसी को क्या दे रहे हैं, आवश्यक सूचना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर किसी तरीके से एकदम बिल्कुल नीडेड इंफॉर्मेशन हो तो आप आवश्यक जब दिखाई दे तो मस्ट का यूज कर लेना। उपदेश किसी को आप दे रहे हैं, आप खुद भी दे रहे हैं, तब भी मस्ट का यूज कर लेना। संभावना दिखाई दे, प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, बार बार मैं समझ रहा हूं, संभावना दिखाई दे रही होगी तो हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। अगर संभावना दिखाई दे रही होगी, जैसे कह रहा है कि द चाइल्ड मस्ट बी हंग्री, हो सकता है कि लइकन फेकन से भूखल होगा, है कि ना, तो मस्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपका ये जो प्रॉब्लम है संभावना वाला वो मैं खत्म करूंगा, ये ऐसी वीडियो के बाद में बताऊंगा आपको एक चीज। बंधन रही या मजबूरी दिखाई दे, कहते हैं कि ही मस्ट हिज अकाउंट बिफोर लिविंग, या आपको बंधन टाइप का दिखाई दे, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, है कि नहीं। जहां जहां पे ये सब चीजें दिखाई देती हो तो आपको मस्ट का यूज कर लेना है। आपको अगर संभावना वाला में दिक्कत हो रही होगी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज टेक्निक दूंगा, उससे आप इसका अपने आप खत्म कर लोगे। कब, जब मैं ऑब्जेक्टिव डालूंगा तब। आइए, ought to और यूज टू का प्रयोग, यहां पर ought to और यूज टू में एक चीज बता रहा हूं, ought to के साथ यानी ought के साथ हमेशा हमेशा टू लगेगा, ये ध्यान देना होगा। ought के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि ought to को ही should भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर मैं बताता हूं कि ought का प्रयोग जो होता है वो should की तरह भी आप कर सकते हैं, यानी जहां जहां पे ought to है, आप चाहे तो यहां पर should भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यू कर सकते हैं, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर, या कर सकते हैं यू, है ना, यू शुड विन द रेस दिस टाइम, या आप कर सकते हैं ही शुड बिल्ड अ न्यू हाउस नाउ। ओके, तो इस तरीके से आप जहां जहां पे आउट टू है वहां वहां पे आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। नैतिक फर्ज रहे तब आप आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। इच्छा रहे, है ना, या आपको इच्छा योग्य जरूरत कोई चीज लगे, जैसे कह रहा है कि ही आउट टू बिल्ड अ न्यू हाउस नाउ, है ना। अगर माने इच्छा हो, विशिंग हो और नीडेड हो, जरूरी चीजें लगती हो, तब वहां पर आप आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां पे आप आउट टू का यूज कर रहे हैं वहां पर आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ध्यान देना होगा। आपको लगेगा सर कि आउट टू और शुड टू अगर ऑप्शन में रहे तब किसके मारेंगे, यार एक चीज जान लो, क्वेश्चन सेटर इतना पगला नहीं रहता है कि आपसे और हमसे अच्छी ग्रामर नहीं होती उसकी। एक चीज ध्यान लेना, अगर आउट टू और शुड टू वायदा भी अगर दे भी देता है तो आराम से आउट टू या शुड टू किसी को भी मार सकते हो, कोई भी एग्जामिनर आपको गलत नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत। ये जान लो, एक ग्रामेटिकल रूल्स है जो मैं बता रहा हूं आपको कि आउट टू या शुड टू दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। कोई ग्रामेरियन या कोई भी चीज आपको इसको गलत नहीं काट सकता, क्योंकि दोनों एक के हैं। जैसे मान लिया जाए कि चीनी, है ना, हम लेते हैं शुगर और लेते हैं कोई ऐसा चीज, मिठाई कोई लेते हैं, कोई स्वीट ले लेते हैं, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है स्वीट, है ना। आप दोनों को चख के नहीं बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं कौन सा किस चीज का है जो। ओके, तो उसी तरीके से इसमें है, और टू के जगह पे आप शुड भी प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए, लिखा हुआ है नीड। नीड माने बहुत जरूरी
नीड माने जरूरत भी होता है, देखते होंगे आप लोग सेंटेंस वगैरह में। आइए, कहता है इसका प्रयोग केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाना है। सबसे ज्यादा अगर इसको पावरफुल बनाना है तो आपको निगेटिव देखना होगा या इंट्रोगेटिव दिखाना होगा, ठीक है, तब नीड का प्रयोग आप आराम से कर लेना। ओके या कहीं कहीं पे डॉट रहे या प्रोविएशंस का मतलब होता है मनाही। ओके, अगर मान ली जोरदार बनाना हो इन सब चीजों को, है ना, प्रोविएशन को या किसी डॉट को माने जोरदार बनाना है, एकदम नीड माने जरूरत होवे करता, माने जोरदार बन जाएगा भाई, एकदम नीडेड, एकदम नीडेड, तब आपको ये शब्द के लिए आप यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे करेंगे? दूसरा क्या हो जाएगा, नीड का थर्ड पर्सन हमेशा नीड ही होता है जी, कहीं भी नीड का प्रयोग नीडे होता है, नीड्स कभी नहीं होगा, ध्यान रख लेना। कुछ लोग नीड्स बोलते हैं, नीड्स किसी भी हालत में नहीं होगा दोस्त, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तीसरा कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड का प्रयोग तब करना होगा जब आपको उत्तर रहे। अगर इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में आपको जवाब मिला हुआ है तब आप नीड का प्रयोग कर सकते हैं, अगर जवाब नहीं मिला हुआ है तो नीड का प्रयोग मत करिएगा। अगला चौथा कहता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में टू का प्रयोग कभी नहीं करना होता है, ध्यान रखना है। कब? जब नीड का जरूरत रहेगा तब। ध्यान से फिर से, इंट्रोगेटिव में और निगेटिव में टू का प्रयोग तब नहीं करना है जब नीड लगाना होगा। ओके, अगर नीड रहेगा तो टू का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, अगर ये दोनों सेंटेंस रहेगा तब। ओके, लेकिन क्या कहता है कि टू का प्रयोग तब करें, टू अगर मान ले कि टू का प्रयोग करना भी है तो कब करना है? मान ले कि ही नीड टू गो नाउ, अफर्मेटिव सेंटेंस रहे, है ना, या रहे कि ही डज नॉट नीड टू गो नाउ, निगेटिव सेंटेंस रहे, या रहे डज ही नीड टू गो नाउ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, या अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव इस टाइप का सेंटेंस रहे आपको, तब वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। तो आप बोलेगा सर तो यही तो सेंटेंस में होता है। तो आइए यहां पर मैंने एक चीज बता दी आप लोगों को कि अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर आ गया है ना, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर नीड का हम प्रयोग करेंगे, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम नीड का प्रयोग करेंगे, तब हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब ये मेन यानी प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा, यानी मेन वर्ब ही हो जाएगा, तब हम टू का प्रयोग करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, सुन लो फिर से, अगर ये मेन वर्ब रहेगा तो टू का प्रयोग करेंगे, चाहे सेंटेंस कैसनो रहे। अगर मेन वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तब हम इसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो किसी भी हालत में टू का प्रयोग आप मत करना। नीड के साथ साथ अगर मस्ट लगा हो तब ये एक एडवर्ब बन जाता है, ये ध्यान रखना। अगर मान ली कि नीड भी लगा हुआ है और मस्ट भी लगा, नीड मस्ट लगा हुआ है, तब ये एक एडवर्ब बन जाता है ना। जहां तक कहीं कहीं पे क्या होता है कि अपोस्ट्रोफिस एस का यूज कर दिया जाता है। अगर ये दोनों आ जाएगा एक साथ तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस एस का यूज किया जाएगा, ये ध्यान देना। यहाँ पे लास्ट सेशन बचा हुआ है डेयर का। ओके, आइए सटासट देखते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे तब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तब, डाउट रहेगा तब, ऐसे सेंटेंस में आप डेयर का अपने आप कर लेना। कहता है कि ऐसे सेंटेंस में जिसमें हार्डली लगा हो, नेवर लगा हो, नो वन लगा हो, नोबडी लगा हो, तब अभी आप डेयर का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। अगला कहता है कि जब डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया हो तो इसके साथ टू का प्रयोग कभी मत करिएगा। यही बात सेम टू सेम नीचे उतर गया है। कहता है कि अगर डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो तब टू का प्रयोग मत करें, लेकिन अगर डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तब टू का प्रयोग आप कर सकते हो बड़े ही प्यार से। डेयर का थर्ड पर्सन भी डेयर ही होता है। एक चीज ध्यान देना कि डेयर का थर्ड पर्सन हमेशा डेयर ही होता है। कहीं कहीं पे डेयर्स लिखा होता है, डेयर्स जो रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका हमेशा थर्ड पर्सन जो होगा वो डेयर ही होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, डेयर का थर्ड पर्सन हमेशा डेयर ही होता है। कोई दिक्कत? ये रहा मेरा ऑक्सिलरी वर्ब, समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है ना। एक चीज ध्यान देता हूं आप लोगों को, ये बनाने से पहले आप लोगों को दिमाग में एक रखना पड़ेगा, सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा अपने माइंड में। अगर सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बना लिए, समझ में आ गया कि किस तरीके से सेंटेंस है, तो आपको भरने में मजा आ जाएगा। ओके, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आपका पूरा का पूरा ग्रामर सेशन खत्म हो चुका है। ओके, अब मैं यहां पर कुछ और बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा कि कहां पे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है शो, ये कैसा आपको वीडियो चाहिए शो। तो आज दही चूड़ा का है, खूब एंजॉय कीजिए आप लोग। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और टाटा।